तो हेलो बच्चा पार्टी। और हम पुनः लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 2 जय प्रक्रम का। तो अगर आपको साइंस में बेहतर मार्क्स लाना है तो मेरे साथ जुड़िए साइंस स्टडी सेंटर पूसा में। और इससे आपको विभिन्न ये इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका विभिन्न प्रकार से अच्छे तरह से बिल्कुल आसान भाषा में एनालाइज मिलेंगे। तो बिना समय गवाए हुए बढ़ते हम अगले प्रश्न को, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, 30 प्रश्न का एनालाइज किए थे। अब हम उसके बाद वाले प्रश्नों का एनालाइज करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए चलिए बढ़ते हैं। तो मेरा पहला और 30 के बाद जो अगला प्रश्न है 31वां, तो 31वां प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है क्या दिन में होता है या रात में होता है या दिन और रात दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जो है यह सामान्यतः दिन में होते हैं बच्चे पार्टी। और यह दिन में ही होते हैं क्योंकि दिन में सूर्य प्रकाश, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें से एक है CO2, H2O और क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। और सूर्य प्रकाश सनलाइट, तो सनलाइट कब मिल देंगे हमें? दिन में मिलेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम दिन में ही होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का बात करते हैं। तो मृत जीवी का उदाहरण है, तो मृत जीवी का अगर उदाहरण का बात करें तो क्या अमीबा है, क्या गोबर छत्ता है, या अड़हुल है, या अमरबेल है। और ये भी प्रश्न पूछा गया 2022 के एनुअल एग्जाम सेकेंड सीटिंग और 2026 के एनुअल एग्जाम फर्स्ट सीटिंग में। तो मृतजीवी जो उदाहरण है वह अमीबा है, गोबर छत्ता है, उड़हुल है, या अमरबेल है। तो अमीबा को भी मृतजीवी की श्रेणी में रखा जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यह होलोजोइक होते हैं, प्राणी समजीवी। ये होते हैं प्राणी समजीवी। जबकि गोबर छत्ता अर्थात एक प्रकार का कवक है, और कवक हमेशा मृतजीवी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो गोबर छत्ता होगा, मशरूम होगा। जबकि उड़हुल उड़हुल स्वपोषी होंगे। अमरबेल ये परजीवी प्लांट है, तो अमरबेल परजीवी है। ये अमरबेल का बात करते हैं तो यह परजीवी है, क्योंकि दूसरे पौधे के संपर्क में रहकर अपने भोजन का संश्लेषण करता है। तो यह परजीवी, और जिस पौधे पर जाएंगे उस पौधे को न्यूट्रिशन के बिना, मतलब सभी न्यूट्रिशन को यह ऑब्जर्व कर लेगा, तो धीरे धीरे पौधे सूख जाते हैं। तो ये परजीवी होते हैं। और अड़हुल स्वपोषी है, स्वपोषी। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, या क्लोरोप्लास्ट है, या ल्यूकोप्लास्ट है, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कब होते हैं? जब उसमें क्लोरोफिल होंगे। और क्लोरोफिल कहाँ होंगे? तो क्लोरोप्लास्ट में होंगे। तो क्लोरोप्लास्ट में ही, तो क्लोरोप्लास्ट में थैलाक्वाइड्स होते हैं, वहां पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ही प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या अपचयन है, क्या संयोजन है, या उपचयन है, या द्विविस्थापन है? तो भोजन का जो पाचन है, तो भोजन का पाचन हमारे छोटी आंत में होते हैं। संपूर्ण पाचन भोजन के छोटी आंत में होते हैं, जहां पर हमें मिलते हैं ग्लूकोज, और ग्लूकोज यह माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में यह ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो है, यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यह इसे तोड़ता है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भाग लिया है, और ऑक्सीजन जब भाग लेते हैं तो उसे बोलते हैं अपचयन, उसे बोलते हैं, सॉरी, उपचयन, ऑक्सीडेशन, उसे बोलते हैं उपचयन। अब बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो उपचयन प्रक्रिया, उपचयन अभिक्रिया होते हैं। और भोजन का पाचन, क्योंकि इसमें आप बनेंगे क्या? तो ऑक्सीजन जब इसे संयोग करता है तो विघटित करके यह बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O, प्लस में बनाएंगे ATP, ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, उपचयन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये आपको ही पता होगा, और आप लोग बोले भी होंगे नहीं कि झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, 32 ही तोड़ देंगे। अब 32 ही तोड़ देंगे मतलब दांत की संख्या कितने हो गया? 32। तो 32 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। आप बताइए, क्लोरोफिल पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं? हरे होते हैं। हरे किसके कारण होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। तो कैसा रंग होगा? हरा होगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी है हमारा ए राइट आंसर है। ये नीला, लाल, सफेद ये सब तो होता नहीं है क्लोरोफिल का। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक अर्थात कवक, और बात करते हैं अमीबा का, इससे पहले हमारा प्रश्न आया था तो उसमें देखे थे हम लोग गोबर छत्ता। तो ये कवक है एक प्रकार का। तो कवक में कैसा पोषण होगा? मृत जीवी पोषण होगा। होलोजोइक का बात करते हैं तो होलोजोइक पोषण जो होते हैं यह उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाए जाते हैं। स्वपोषी पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। स्वपोषी, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मृत जीवी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीत रस कहां से स्रावित होते हैं? और ये देखिए कितना बार यह प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल रिपीटेड प्रश्न है। पीत रस कहां से स्रावित होते हैं? तो अगर हम बात करें थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो पीत रस जो होते हैं यह यकृत, तो यही है यकृत। इसी यकृत की कोशिका से एक हरे रंग का क्षारीय द्रव स्रावित होते हैं जो एक प्रकार के थैलीनुमा संरचना में एकत्रित होते हैं, जिसे बोलते हैं पित्ताशय। और ये हरे रंग का क्षारीय द्रव तो यकृत कोशिका से स्रावित होने वाला पीत रस होते हैं, जो ये भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आमाशय में हमारा भोजन जब पाचित होता है तो वह गाढ़े लई के समान हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं। और काइम अम्लीय होते हैं, तो उसकी अम्लीयता को नष्ट करने के लिए पीत अपना प्रतिक्रिया देता है, अपना कार्य करते हैं। तो पित्त जो है वह अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट करता है। तो ये सामान्यतः कहां से स्रावित होते हैं? यकृत से। और यकृत हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर छत्ता अर्थात मशरूम क्या है? एक मृत जीवी है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक शैवाल है। तो यह एक मृत जीवी है, ये हमारा मृत जीवी है। तो मृत जीवी हमारा राइट आंसर होगा। जबकि परजीवी का बात करते हैं तो परजीवी में आते हैं क्या? तो परजीवी में आते हैं जैसे जू, उसके अलावा होते हैं गोल कृमि, गोल कृमि, फीता कृमि, फीता कृमि, ये सब परजीवी। स्वपोषी का तो आप जानते ही है, समस्त हरे पौधे, समस्त हरे पौधे। इसके अलावा शैवाल, इसके अलावा शैवाल भी स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो गोबर छत्ता हमारा कैसा उदाहरण है? तो यह एक मृत जीवी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो दूध से दही बनाने में क्या अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन, या किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, या उत्सर्जन होता है, या प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दूध से दही बनाने में और दूध से दही बनने में एक बैक्टीरिया जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में सहायक होते हैं। और दूध से दही बनने वाला जो ये प्रक्रम है इसे बोलते हैं किण्वन, इसे बोलते हैं किण्वन। तो किण्वन हमारा कहाँ है? तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग कौन है? तो क्या वह डेंटाइन कहलाता है, या इनामेल कहलाता है, या मज्जा गुहा, पल्प कैविटी, या कैनाइन कहलाते हैं? तो बच्चों अगर हम बात करें दांत का तो यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होते हैं और ये हड्डी से भी कठोर होते हैं।
और दांत का जो कठोर भाग होता है उसे हम डेंटाइन कहते हैं। अगर हम एक प्रारूपी दांत का अगर हम बात करें, इस प्रकार से ये हो गया इधर, तो प्रारूपी दांत का बात करें तो ऊपर ये जो हड्डी से भी कठोर होते हैं इसे बोलते हैं डेंटाइन, डेंटाइन बोलते हैं। इसके ऊपर हल्के पीले रंग का परत होता है, इसे हम इनामेल बोलते हैं, इनामेल बोलते हैं। जो भाग धंसे होते हैं इसे रूट कहते हैं। सबसे ऊपर वाला टॉप भाग को हम शिखर बोलते हैं, बीच वाले भाग को हम बोलते हैं गर्दन। और इसके बीच में जो रक्त वाहिनी फैले होते हैं उसे बोलते हैं, जिसमें होते हैं उसे बोलते हैं पल्प कैविटी। तो दांत का कठोरतम भाग, और ये जो कैनाइन है, दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्रीमोलर। प्रीमोलर पहले, उसके बाद मोलर। और यही 4 दांत को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दांत का कठोरतम भाग कौन है, तो दांत का जो कठोरतम भाग होता है उसे डेंटाइन कहते हैं। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। इनामेल का बात करते हैं तो दांत के ऊपर हल्के पीले या हल्का सफेद रंग का, हल्के पीले ही होते हैं, हल्के पीले रंग का एक परत होते हैं जिसे हम एनामील बोलते हैं, एनामेल। अस्थि मज्जा, सॉरी अस्थि मज्जा बोलते हैं, मज्जा गुहा। अस्थि मज्जा तो हमारे हड्डियों में होते हैं जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है। मज्जा गुहा इसी को बोलते हैं पल्प कैविटी, जिसमें रक्त वाहिनी होते हैं। कैनाइन हमारा दांत का टाइप है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किससे रंध्र छिद्र घिरे होते हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों रंध्र का, तो रंध्र की जो बनावट होती है, रंध्र की जो बनावट होती है वो इस प्रकार से होते हैं। ये है एस्टोमाटा, अर्थात रंध्र छिद्र है। और ये जो दिख रहा है ये इसे बोलते हैं गार्ड सेल, इसे बोलते हैं गार्ड सेल। तो ये गार्ड सेल अगर बात करें तो गार्ड सेल का जो आंतरिक भित्ति होती है ये थोड़ा कठोर होते हैं, जबकि बाहर वाला जो भित्ति होता है वो मुलायम होते हैं। जब इसमें पानी का विनिमय होता है, अर्थात जल का, अर्थात वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकलते हैं, ये फूल जाते हैं। उस परिस्थिति में फूलने के क्रम में यह ओपन हो जाते हैं। जब पचकते हैं अर्थात इसमें, तो ये जो है गार्ड सेल के बने होते हैं। हो सकता है आगे प्रश्न आए कि इसकी कोशिका अर्थात बाहरी परत भीतरी परत कैसी होती है, मोटी होती है या पतली होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से किससे रंध्र छिद्र घिरे होते हैं। तो रंध्र छिद्र घिरे होते हैं गार्ड सेल के द्वारा, गार्ड कोशिका के द्वारा। और ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। तो अगर बात करें क्या हरा रंग, क्या नीला रंग, क्या पीला रंग या लाल रंग। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावी रंग जो होते हैं वह लाल होता है, वह रेड होते हैं। और रेड हमारा राइट आंसर होगा। स्टार्च की उपस्थिति के जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्च जांच में हम सामान्यतः आयोडीन जैसे केमिकल, आयोडीन के घोल का, आयोडीन के सॉल्यूशन का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो पहले में ही दिख रहा है आयोडीन, आयोडीन हमारा राइट आंसर होगा। सैफरीन, ये इयोसिन, मिथाइलिन ब्लू, तो ये सब नहीं, आयोडीन सॉल्यूशन अर्थात आयोडीन के घोल का प्रयोग करते हैं, आयोडीन के बूंद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दिख रहा है प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। प्रकाश, क्योंकि अगर हम देखें तो बादलों वाले दिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया थोड़ी मंद होती है, जबकि स्वच्छ आकाश जब होता है उस परिस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होती है। तो प्रकाश की मात्रा जब ज्यादा रहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण ठीक ठाक होता है, लेकिन प्रकाश की मात्रा जब कम हो जाते हैं तो उसकी जो क्रिया है, उसकी गति जो है वो थोड़ा कम हो जाती है। प्रकाश के गुण पर भी अभी अभी हम डिस्कशन किए कि सबसे अधिक किस रंग के लिए प्रकाश संश्लेषण होता है, किस रंग में होते हैं। तो लाल ज्यादा उत्तरदायी होते हैं।
तो हमारा दोनों ऑप्शन को दिखाने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, परिशेषी का हिस्सा है, अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? तो अपेंडिक्स जो होते हैं, यह अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो देखिए यहाँ पर जो बड़ी आंत और छोटी आंत आपस में जुड़ रहे हैं इसे सीकम कहते हैं, और इसी के नीचे एक अंगुलीनुमा संरचना होते हैं, इसे ही बोला जाता है अपेंडिक्स, इसे ही बोलते हैं अपेंडिक्स। यही भाग जो है यह अपेंडिक्स कहलाते हैं। और बात करें इसका तो यही अपेंडिक्स है। और परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो क्या आहार नाल के है? बिल्कुल, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है। तंत्रिका तंत्र नहीं, संवहन तंत्र बिल्कुल नहीं, जनन तंत्र नहीं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो किसका है? तो आहार नाल का, यही भाग। और ये परिशेषिका, इसका ये एक प्रकार का अवशेष ही है जिसका कोई कार्य नहीं होता है। और ये सामान्यतः कब बढ़ जाते हैं? तो जब व्यक्ति ज्यादा कच्चे मांस का सेवन करता है, अधपका मांस जब खाते हैं तो इसकी मात्रा जो है, इसकी जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, और इसका वैसे भी कोई कार्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, रंध्र मुख्य पाए जाते हैं, तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? जड़ों पर पाए जाते हैं, पत्तियों पर पाए जाते हैं, तना पर पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो एस्टोमाटा जो है सामान्यतः रंध्र में पाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम एस्टोमाटा कहते हैं, जिससे गैसीय विनिमय होता है, श्वसन गैस का विनिमय होता है, प्रकाश संश्लेषी गैस का विनिमय होते हैं। तना पर पाए जाते हैं क्या? तो तना पर पाए जाते हैं वात रंध्र, तना पर पाए जाते हैं वात रंध्र। अगर हम जड़ों का बात करते हैं तो जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो मिट्टियों के कणों के बीच जो ऑक्सीजन होते हैं उसका एक्सचेंज होता है। जल जो है और जल के साथ घुलित खनिज लवण है उसका भी परासरण विधि द्वारा स्थानांतरण होता है, परिवहन होता है। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा लैमेली होते हैं और ग्रेनम लैमेली होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के एस्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में नहीं, एस्ट्रोमा लैमेली में होते हैं। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो परजीवी पौधा कौन कौन है? गोबर छत्ता है, ब्रायोफिलम है, अमरबेल है या चीड़ है। तो इससे पहले भी इस प्रश्न का हम डिस्कशन किए हैं कि परजीवी का बात किया गया है, न कि मृत जीवी का। तो परजीवी पौधा जो है वो अमरबेल है, क्योंकि दूसरे पौधे के संपर्क में रहकर अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। तो ये अमरबेल हमारा राइट आंसर है। जबकि गोबर छत्ता जो है यह मृत जीवी है। क्रमाकुंचन की गति पाई जाती है, तो क्रमाकुंचन की गति कहाँ पाए जाते हैं? क्या कोलन में पाए जाते हैं, या ग्रास नली में पाए जाते हैं, या अग्न्याशय में पाए जाते हैं, या छोटी आंत में पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें आहार नाल का, तो ये मुख गुहा से शुरू होने वाला भाग जो है, और ये जो पाइपनुमा संरचना होते हैं इसी का नाम होता है ग्रास नली। और ग्रास नली जैसे ही भोजन के कण यहाँ पर आते हैं तो यह यहाँ से मुख गुहा से इसका पाचन शुरू हो जाता है, ये पहुंचते फिर ग्रसनी में, ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, ग्रास नली, एक होता है श्वास नली। तो ग्रास नली से भोजन पहुंचते हैं। अब यहाँ पर ये जो लार से सना हुआ भोजन जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पर संकुचन और शीतलन, मतलब इसकी दीवार में तरंग जैसा संकुचन और शीतलन गति उत्पन्न होते हैं, उसी को बुलाया था क्रमाकुंचन। तो कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? ग्रास नली में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में है ग्रास नली, फूड पाइप। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा।
क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? अगर हम बात करें छोटी आंत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? क्षुद्रांत मतलब यही होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वहां पर जो रसांकुर, विलाई या दीर्घरोम होते हैं, यह सामान्यतः सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और विसरण विधि द्वारा हमारा पचा हुआ भोजन रक्त में मिल जाते हैं और यही रक्त हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक उसका परिवहन कर देते हैं और लास्ट में हमारा ग्लूकोज जो है वह पहुंच जाते हैं कोशिका कोशिका द्रव होते हुए माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ उसका पूर्ण विखंडन होता है और ऊर्जा का उत्पादन होते हैं। तो क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है? तो अवशोषण अवरुद्ध करना नहीं, अवशोषण करते हैं। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाते घटाते नहीं है, बढ़ाते हैं। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं है तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो मुख्य गुहा का ठीक पीछे वाला भाग है वो क्या कहलाते हैं? तो अभी अभी हम देखें मुख्य गुहा के बाद वाला हिस्सा अर्थात पीछे वाला हिस्सा जो है वो क्या कहलाते हैं? तो क्या ग्रासनली? नहीं, ग्रसनी, हाँ यही भाग है, ग्रसनी, ग्रसनी कहलाते हैं। मुख्य गुहा के बाद वाला जो हिस्सा है वह ग्रसनी कहलाते हैं। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या प्रकाश संश्लेषण में? ऑक्सीजन कहाँ से निकलते हैं? तो क्या पर्णहरित से निकलते हैं? नहीं। CO2 से निकलते हैं? बिल्कुल नहीं। जल से निकलते हैं? हाँ, तो यही जल है जिनसे ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं और इसमें बचा हाइड्रोजन जो है वो ग्लूकोज के निर्माण में सहायक होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पेप्टिक अल्सर हो सकता है? तो पेप्टिक अल्सर जो होते हैं ये कहाँ होते हैं? तो कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे अमाशय में, अमाशय से जठर रस का स्राव होता है। उस जठर रस में पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजीन। और निष्क्रिय पेप्सिनोजीन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वहां पर जठर ग्रंथि उसकी सुरक्षा म्यूकस करता है। तो जब ज्यादा उपवास रखा जाता है, लंबे समय तक उपवास रखा जाता है, तो अमाशय के भीतरी सतह पर फुंसी जैसा, घाव जैसी संरचना हो जाती है, उसी को बोलते हैं अल्सर। और यह अल्सर कब होगा? जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति उपवास रखता है, भूखा रहता है, तब यह हो सकते हैं। तो लंबे समय तक उपवास रखने से पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है और ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषीय अंग है? अभी कुछ कुछ प्रश्न पहले ही हम डिस्कशन किए हैं, मतलब इससे पहले वाले प्रश्न में। तो आहार नाल में जो अवशेषीय अंग है ये कौन है? तो अपेंडिक्स यही है। कोलन तो सीकम और रेक्टम ये बड़ी आंत का भाग है, जबकि अपेंडिक्स हमारा अवशेषीय अंग है, आहार नाल का अवशेषीय अंग, जिसे परिशेषिका भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है परिशेषिका। नेक्स्ट प्रश्न, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है? तो शाकाहारी व्यक्ति का अगर हम बात करें तो उसमें छोटी आंत अर्थात ये जो आंत की जो लंबाई होती है, आहार नाल का ही अगर बात कर ले तो आहार नाल की लंबाई जो होती है, और आहार नाल में सबसे बड़ी भाग जो होती है छोटी है, तो उसकी लंबाई शाकाहारी में ज्यादा जबकि मांसाहारी में थोड़ा कम होता है अपेक्षाकृत। क्यों होते हैं? क्योंकि शाकाहारी व्यक्ति ज्यादातर सेलुलोज का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात उसका भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद है। और पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद जो होते हैं उसमें सेलुलोज होते हैं और सेलुलोज के पाचन लंबे थोड़ा समय अपेक्षाकृत ज्यादा लगता है। तो सेलुलोज के पाचन के लिए छोटी आंत का जो लंबाई है मांसाहारी से शाकाहारी में थोड़ा बड़ा होता है, तो अधिक लंबी हो सकते हैं। ऑप्शन सी। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? क्या काइम कहलाता है या चाइल कहलाता है या काइलो माइक्रोन कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए छोटी आंत में पूर्ण
रूप से पचा भोजन जो है वो चाइल कहलाते हैं। जबकि हम अगर बात करते हैं अमाशय में, तो अमाशय में जब भोजन गाढ़े लई के समान हो जाते हैं तो उसे काई कहते हैं, उसे काइम कहते हैं। तो ये अमाशय का बात हो रहा है। अमाशय में भोजन गाढ़े लई के समान हो जाते हैं तो उसे काइम कहते हैं, जबकि छोटी आंत में पचा हुआ जो भोजन है उसे हम चाइल कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनते हैं? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं? नहीं। क्या CO2 बनते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या अमोनिया बनते हैं? तो हाँ, एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनता। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अमोनिया। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, कैसे करता है? तो दांत के द्वारा, उसमें तो दांत होते नहीं क्योंकि यह कोशिकीय जीव है। भोजन रसदानी द्वारा, फूड वैक्यूल द्वारा, कूटपा द्वारा या केंद्रक द्वारा। तो अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, और भोजन ग्रहण करता है। देखिए अमीबा का अगर हम बात करें तो अमीबा का आकार जो होते हैं अनिश्चित होते हैं, और इसके सतह पर अस्थायी प्रवर्ध होते हैं जिसे बोलते हैं कूटपा। इसी का नाम है कूटपा, सीडोपोडिया। और यही सीडोपोडिया जैसे ही भोजन के कण आता है तो यह घेर लेता है, तो इसी कूटपाद के द्वारा अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी है, सीडोपोडिया कूटपाद द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन ग्रहण करते ही इसके ऊपर एक खाद्य धानी बन जाते हैं, इसके ऊपर एक लेयर बन जाते हैं जिसे हम खाद्यदानी बोलते हैं। इसी में भोजन का पाचन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आहार नल के किस भाग में पाचन क्रिया पूर्ण होता है? क्या आमाशय में होते हैं, क्या कोलन में होता है, या ग्रास नाली में होता है, या छोटी आंत? तो भोजन का जो संपूर्ण पाचन है आहार नाल में छोटी आंत में होते हैं। और छोटी आंत में अगर बात करें तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो इलियम में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया है आंत, तो हम लगाएंगे छोटी आंत में, और ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? तो मुख्य गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? क्या प्रोटीन का, या कार्बोहाइड्रेट का, या वसा का, या न्यूक्लिक अम्ल का? तो मुख्य गुहा में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में उपस्थित जो स्टार्च है अर्थात वह कार्बोहाइड्रेट, उसी का पाचन होता है। और उसको पाचन करने वाला जो हार्मोन है, हार्मोन बोलते हैं एंजाइम, सॉरी एंजाइम जो है वह कौन से एंजाइम होते हैं? तो उसे इमाइलेज भी कहते हैं या टाइलिन भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का अर्थात इसी का नाम है स्टार्च, और इसी स्टार्च को टाइलिन या इमाइलेज, इस स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? CO2 तथा जल बिल्कुल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ये ऑक्सीजन बनाता ही है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन बनाते हैं, तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। द्विबीजपत्री पौधे की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? और ये हम कुछ पहले जो प्रश्न डिस्कशन किए थे ये बात हम बताए थे कि अगर हम बात करते हैं गाढ़ कोशिका का, यही गाढ़ कोशिका है, तो इसका जो भीतरी वाला जो भित्ति होते हैं ये अपेक्षाकृत मोटा होते हैं, जबकि बाहरी वाला पतली होती है। तो इसमें पहले ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए भीतरी, इनर, आउटर नहीं होता है। तो ये भी गलत, पार्श्व भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए राइट आंसर, भीतरी अर्थात इनर जो पार्ट है, वो इनर जो भित्ति होगा, भीतरी भित्ति, वह मोटे होते हैं। तो हमारा लास्ट प्रश्न यही था, और तब तक के लिए आप लोग इसे मल्टी टाइम रिवीजन कीजिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सेट बना सकते हैं, और सेट नहीं क्वेश्चन बैंक पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो पुनः हम मिलते हैं अगले सीरीज में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक धन्यवाद। और कुछ बोल देखिए, अच्छा से तो इतना ही लगभग हम लोग इस चैप्टर में पोषण से हम लोग 63 प्रश्न किए और इसी के इर्द गिर्द प्रश्न घूमेंगे। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और आप खुद न देखकर अपने दोस्त को भी दिखाएं, अकेले मत देखें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताएं। और अगर कोई डाउट हो या किसी प्रकार की आंसर में एरर हो तो ह्यूमन बॉडी है, हो सकता है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और अच्छा सेशन लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक धन्यवाद और पुनः हम मिलेंगे अगले सीरीज में।